Dear friends and students, myself Dr. Rajendra Pandey, Professor of Mathematics in Government Science College, Jabalpur. Today our topic of discussion is solution of linear boundary value problem using finite element method. Finite element method की सहायता से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है इसको हम डिस्क्राइब करेंगे एक ल्यूसिड मैनर में, ताकि सब्जेक्ट मैटर बोधगम्य हो सके। इस टॉपिक पे आने से पहले हमें इंटरपोलेशन की थोड़ी आइडिया होनी चाहिए। इसलिए अगर आप इंटरपोलेशन मेथड से वाकिफ नहीं हैं तो ज़रूरी है कि आप न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के किसी टेक्स्ट बुक के थ्रू जाएं और इंटरपोलेशन प्रॉब्लम को पहले समझें। इंटरपोलेशन के अंतर्गत पीस वाइज पॉलिनॉमियल इंटरपोलेशन जानना जरूरी है, तभी हम इस मेथड को समझ पाएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बातें मैं शेयर करना चाहूँगा। पीस वाइज पॉलिनॉमियल इंटरपोलेशन क्या होता है? मान लीजिए एक सेट ऑफ डेटा है, x0, x1, x2 से लेकर के xn तक। वेरिएबल्स पर ये u की वैल्यू दी गई है, गिवन वैल्यूज हैं करस्पॉन्डिंग x के लिए। तो प्रत्येक सब इंटरवल xi टू xi प्लस 1 इज कॉल्ड एन एलिमेंट, जिसको हम ue से डिनोट करेंगे। तो लैग्रांज मेथड ऑफ इंटरपोलेशन अगर आप अप्लाई करें किसी सब इंटरवल के लिए 2 पॉइंट्स लेकर के, तो एक लीनियर पॉलिनॉमियल जनरेट होती है, और वो पॉलिनॉमियल को हमने यू ई से डिनोट किया है, एंड दिस इज गिवन बाई एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई यू आई। ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनॉमियल इस तरह से ये बनाई गई है। इसको आपको जानना चाहिए। ये पीस वाइज हर सब इंटरवल के लिए एक पॉलिनॉमियल बनेगी। अगर मान लिया जाए कि ये डेटा पॉइंट्स इक्वल लेंथ पे इसके डेटा दिए गए हैं, x0 x1 के बीच डिस्टेंस वही है जो x1 x2 के बीच है, इस तरह से डेटा पॉइंट्स इक्वल लेंथ पे हों, तो हम मान सकते हैं कि xi प्लस 1 माइनस xi इज इक्वल टू सम लेंथ l। तो हमने ue को इस तरह से रेक्टिफाई कर दिया है l लिख करके। अब इसके स्क्वायर को कैलकुलेट कर लीजिए। ue की वैल्यू इस तरह से जो हमने कैलकुलेट की है, लिखी है लैग्रांज मेथड के आधार पर, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 आएगा। फिर u को डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये चीज प्राप्त होगी। अब इसको फिर स्क्वायर करिए तो इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। इस तरह से इक्वेशन 1, 2, 3 ये तीनों हम जब फाइनाइट मेथड समझेंगे उसमें ये यूटिलाइज होता है, इसलिए हमने इन्हें कैलकुलेट किया। इतना ही नहीं, हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करेंगे। आप यहाँ देखिए, डेल यू ई अपान डेल यू आई के रेस्पेक्ट में हमने इस फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है, अगेन यू आई प्लस 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, और इस तरह से ये हमको मिला। तो इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करिए यू आई और यू आई प्लस 1 के रेस्पेक्ट में। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज मिलेगी। या इसी तरह से जो हमने थर्ड
इक्वेशन प्राप्त किया था यहाँ, इक्वेशन नंबर 3। तो इसको भी यू आई और यू आई प्लस 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और जिससे हमको ये मिल जाएगा। ये 3 चीज़ें आगे हम यूज करेंगे अपने कैलकुलेशन में। इसलिए पीस वाइज पॉलिनॉमियल इंटरपोलेशन से ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेशन है, एक सिंबॉलिक कैलकुलेशन, और बाकी कोई इसमें विशेष थियरी इन्वॉल्व नहीं है। आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि सिंपली कैलकुलेशन है, कहीं स्क्वायर किया गया है, कहीं पार्शियल डेरिवेटिव किया गया है, जिसे आप मैं समझता हूँ आसानी से कर सकते हैं, कोई रिगरस मैटर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पर। हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो जो भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपको दी गई हो, सामने हो, उसको सबसे पहले आप इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए। इस फॉर्म में जब आप चेंज करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टर्म लियोविल प्रॉब्लम है ये। ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस हो गई। जो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आपको बाउंड्री कंडीशन दी गई होगी, वही ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। इसके साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसे आप इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए। अब वेरिएशनल कैलकुलस इसमें यूज होता है। फाइनाइट एलिमेंट मेथड में वेरिएशनल कैलकुलस यूज होता है। वह एक अलग फील्ड है चूंकि, और उसके डिटेलिंग में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि फंक्शनल क्या है। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएशनल फॉर्म में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की मदद से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएशनल फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है। अब ये जे इज ए फंक्शनल ऑफ यू। तो फंक्शनल को थोड़ा सा हम समझें कि ये क्या होता है। एक्चुअल में मान लीजिए कि कोई सेट एम is a class of function. M is a class of functions. If to each function ux belonging to M is associated by some lie definite number j, अगर ux किसी नंबर से एसोसिएट हो जाए तो हम कहते हैं कि ये j इज ए फंक्शनल ऑफ ux, और उसको डिनोट करने का ये तरीका है, j इज ए फंक्शनल ऑफ ux। तो जब हम वेरिएशनल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे चेंज करेंगे इस टॉपिक को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। आप वेरिएशनल कैलकुलस की बुक से इसको देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म को जब हम वेरिएशनल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब द फंक्शन ux for which the functional j attains its extremum is the solution of the boundary value problem। फंक्शन ux का वह मान जिसके लिए इस फंक्शनल की एक्सट्रीम वैल्यू होगी, वही इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इस चीज को आपको समझना होगा कि इस फंक्शनल जे की जो एक्सट्रीमम वैल्यू होगी, जहां पर जिस यू के लिए, वही यू इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा। अब सेकंड एजम्पशन ये है कि मान लेते हैं कि फंक्शनल जे सम ऑफ एलिमेंटल फंक्शनल्स, ये फंक्शनल्स होना चाहिए,
जे ई, मान लिया कि ये जे फंक्शनल एन एलिमेंट्स है, ई इज इक्वल टू 1 to n एलिमेंट्स का सम है, ऐसा। तो अब ये एलिमेंट जो हैं ये भी इसी फॉर्म के होंगे। कंडीशन ये है कि अब ये सब इंटरवल पे डिफाइंड होंगे इस तरह से, फर्स्ट एलिमेंट। अब इस एलिमेंटल वैल्यू को एक्सट्रीमाइज होने के लिए जरूरी है कि यू आई और यू आई के +1 के रेस्पेक्ट में एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए जरूरी होता है कि डेरिवेटिव एंड हियर पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, एक्सट्रीमम कंडीशन से ये एलिमेंटल वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब इसका मान डेल जे ई अपान डेल यू आई, इस इक्वेशन से आप डिराइव कर सकते हो। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये पार्शियल डिफरेंशिएट होगा, पी डेल अपान डेल यू आई यहाँ जब इंजर्ट करेंगे तो इस तरह से ये इक्वेशन यू आई के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट होगा तो ये एक इक्वेशन मिलेगा जिसे हम इक्वेशन नंबर ए से डिनोट कर रहे हैं। ये इक्वेशन हमको मिला जिसे हम इक्वेशन नंबर ए से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम यू आई +1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक और इक्वेशन मिलेगा और वो इक्वेशन होगा इस तरह से, जो एनालॉगस है। ये दोनों इक्वेशंस एनालॉगस होंगे, जैसा पहला है ए उसी तरह का एनालॉगस इक्वेशन ये भी है बी। डिफरेंस ये है कि इसको हमने यू आई के रेस्पेक्ट में किया, यहाँ पर उसी एलिमेंट इक्वेशन को यू आई +1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये इक्वेशन नंबर बी प्राप्त हो जाएगा। ये बी इक्वेशन हमने लिख दिया है। अब हम चलते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पे। मान लीजिए आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया गया है और ये साथ में बाउंड्री कंडीशन, इट मीन्स ये एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। प्रश्न ये है कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड यूज करके पीस वाइज पॉलिनॉमियल से इसको हल करना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो डोमेन दिया है x का 0 to 1, इसको प्रश्न में ही लिखा है क्वेश्चन में कि इस डोमेन को 2 इक्वल पार्ट में बांट लीजिए और तब फाइनाइट एलिमेंट अप्लाई करिए, ऐसा इसमें दिया गया है। तो हम इसी चीज को समझे पहले कि ये क्या लिख रहा है। क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि इस डोमेन को 2 इक्वल पार्ट में बांट करके पॉलिनॉमियल यूज करते हुए फाइनाइट एलिमेंट अप्लाई करना है। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 2 पार्ट में जब करेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमने इक्वेशंस निकाले थे xi और xi+1 के लिए, तो ये 2 पार्ट हो गए, एक ये और एक ये, तो 2 एलिमेंट बने। अब दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन निकलेगा। अब जो भी हमारा ये इक्वेशन था, आप इसको देखें, इक्वेशन नंबर ए यहाँ पर। अब अपनी प्रॉब्लम पे इस इक्वेशन को ले आइए। तो
हमारा जब फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, इसकी लेंथ 1/2 हो जाएगी, और ये एक्स आई जीरो है, तो ये एक्स जीरो आई जीरो हो गया, ये एक्स आई प्लस वन है जो 1/2 हो गया। और जब आप इसको इस टर्म लियोविल प्रॉब्लम में फिट करेंगे तो पी क्यू आर की वैल्यू ये आ जाएगी, जैसा शुरू में हमने बताया था। तो ये पी क्यू आर की वैल्यू इससे कंपेयर करने पर आती है ये। अब इस इक्वेशन नंबर ए में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, चूंकि हम फर्स्ट एलिमेंट को अभी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रल जो एक्स आई टू एक्स आई प्लस वन है, ये 0 to ½ में चेंज हो गया। पी की वैल्यू -1 हो गई, और ये वैल्यू जो हम यहाँ पीस वाइज पॉलिनॉमियल इंटरपोलेशन हल करते समय जब निकाले थे, वह वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यू आई और यू आई प्लस, ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये है, तो एक्चुअल में इसको आप यहाँ पर वो वैल्यू रख देंगे। इसी तरह से सेकंड जब करेंगे तो यू आई प्लस वन के लिए, तो इक्वेशन नंबर ए में इस तरह से आप रखते जाइए, ये वैल्यू रख दीजिए जो पहले कैलकुलेट हो चुका है। ये सारे वैल्यूज पहले हमने कैलकुलेट किया है, उसी वहीं से इसको आप लेंगे और ये ऐसा लिख लेंगे। आर की जगह में एक्स है तो यहाँ एक्स आ जाएगा, और ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की गई है तो वो लिख लेंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन मिलता है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये आता है इक्वेशन, इसको हल करने पर। फिर जब सेकंड बी में आप वैल्यूज को रखेंगे सिमिलरली एनालॉगस, जैसे ये हमने कैलकुलेट किया, सब वैल्यू रख करके, ये सारी वैल्यू चूंकि पहले से हमने कैलकुलेट किया हुआ है, उनको रखना भर है, तो रखेंगे तो हमको एक और इक्वेशन मिलेगा। इस तरह से पहले एलिमेंट से ही, ये फर्स्ट एलिमेंट से ही दो इक्वेशन मिल जाते हैं। इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप इसको लिखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को मिला करके जब लिखना होगा, तो ये यू आई जो है यू जीरो हो जाएगा, यू आई प्लस वन फर्स्ट एलिमेंट के लिए यू वन हो जाएगा, इसलिए ये यू जीरो यू वन लिखे गए हैं। इनको कंबाइन करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में तो ये मिलेगा, एक मैट्रिक्स के रूप में इक्वेशन मिलेगा। अब सेम प्रोसेस को आप सेकंड एलिमेंट पे अप्लाई करिए। यहाँ जो सेकंड एलिमेंट है इस पे आप पूरी प्रक्रिया को ले जाइए, उसमें और कुछ नहीं करना है। ये जो इक्वेशंस हमने निकाले थे ए और बी, इन्हीं इक्वेशंस में आपको यू आई की जगह 1/2 हो जाएगा, और यू आई प्लस वन की जगह में 1 हो जाएगा, और नहीं एक्स आई 1/2 हो गया, एक्स आई प्लस वन 1 हो गया। करस्पॉन्डिंग यू आई इज इक्वल टू यू वन, और यू आई प्लस वन यानी कि यू टू, तो यू वन और यू टू ये बन जाएंगे। तो इसमें आप रख दीजिए 1/2, लिमिट 1/2 to 1 हो जाएगी। ये सारी लिमिट्स जो है 1/2 to 1 हो जाएगा। यू अब ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है सब,
तो इनको पुट करने पर, इंटीग्रेट करने पर, जैसे पहली बार एक मैट्रिक्स इक्वेशन आया, सेकंड एलिमेंट के लिए भी एक मैट्रिक्स इक्वेशन आपको मिलेगा। इसके लिए भी एक मैट्रिक्स इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, जैसे यहाँ मिला। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। जब कंबाइन करेंगे तो एक 3x3 की मैट्रिक्स ये मिलती है। जब आप इसको कंबाइन करोगे तो 3x3 की मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी ये। अब इस मैट्रिक्स को हल कर, u0 इज गिवन टू बी 4, u@0 इज u0, ये 4 दिया हुआ है। u1 मतलब u2 1 दिया हुआ है। अब इस मैट्रिक्स की मदद से आप u1 का मान निकाल सकते हैं इजीली। तो यही फाइनाइट एलिमेंट मेथड है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में लिखता कि सॉल्व यूजिंग फाइनाइट एलिमेंट मेथड विद पीस वाइज पॉलिनॉमियल्स। आप 3 इक्वल लेंथ्स, अगर 3 इक्वल लेंथ्स की बात करता है, यहाँ 2 की जगह मान लीजिए 3 होता, तो हम इसको 3 पार्ट में कर देते और ये सारे ये इक्वेशन तो 2 ही रहेंगे, लेकिन ये 3 मिलते, जो यहाँ 3 इक्वेशन ए में यही प्रक्रिया अपनाते। वहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट से, हर एलिमेंट से 2 इक्वेशन निकलते हैं, उन दोनों को कंबाइन करते, फिर इस तरह का इक्वेशन मिलता। और हमको उस दशा में 4x4 की मैट्रिक्स मिलेगी। जब इसे 3 पार्ट्स में करना होगा तो 4x4 की मैट्रिक्स मिलती है। इसलिए उसको कैलकुलेट करना थोड़ा और भी लेंदी होगा, लेकिन सिमिलर है प्रॉब्लम, वो भी सिमिलर प्रॉब्लम है। अब वीडियो की अपनी एक लिमिटेशन है, सीमा है, बहुत लंबा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने इसको नोटबुक फॉर्म में लिखा है ताकि आपके लिए एक नोट का काम भी करेगा। ये सारी चीज़ें जो है, मेन बात यही है आपको समझने लायक कि इस फाइनाइट एलिमेंट मेथड को, कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को आप वेरिएशनल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। वेरिएशनल फॉर्म में जो फंक्शनल मिला जे, दिस इज वेरिएशनल फॉर्म ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसको जे से हम डिनोट कर रहे हैं। अब इसकी यू की जो एक्सट्रीमम वैल्यू होगी, जे की जो एक्सट्रीमम वैल्यू होगी जिस यू के लिए, वही यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इस फंक्शनल को भी n पार्ट्स में एज्यूम कर लेते हैं कि फंक्शनल जे कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ एलिमेंटल फंक्शनल्स, n एलिमेंटल फंक्शनल के रूप में ये एज्यूम करते हैं। अब हर एलिमेंटल के लिए, हर एलिमेंट के लिए एक इक्वेशन बनेगा, और इस तरह से 2 वेरिएबल्स हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल से हम इंटरपोलेशन किए हैं, तो ui और ui+1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तभी वो एक्सट्रीमम वैल्यू देगा। इस तरह से ये, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।